ठीक है, तो कंटिन्यू करें। तो ऐसे आपने शुभांकर टेस्ट नहीं दिया आज वाला, मतलब तो ऐप है ना, ऐप में फोन से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप क्लिक करो, उस पे ऐप भी आएगा और दोनों का लिंक है। टेस्ट तो भाई 6 टेस्ट पोर्टल पे हैं, गूगल फॉर्म पे तो चल ही रहा है, इतने सारे टेस्ट हो गए अभी तक। शुरू से मई से टेस्ट तो संडे संडे हो ही रहा है, हर संडे। लेकिन टेस्ट बाद में रिपीट भी होगा, जो अभी टेस्ट हो रहे हैं वो रिपीट होंगे एक बार बाद में नए बच्चों के लिए भी। क्या कर रखा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक? हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अनबायस्ड एस्टिमेटर, फिर हमने सफिशिएंट देखा था, फिर कंसिस्टेंट देखा था, अनबायस्ड, सफिशिएंट, कंसिस्टेंट। आओ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ऐसे। आज थोड़ा क्लास में जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो ठीक है देखते हैं 10-10:30 तक आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज क्वेश्चन से देख लेते हैं इन तीनों पे, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, सफिशिएंट। फिर आगे क्या आएगा अभी, कंप्लीट। कंप्लीट डिस्कस कर सकते हैं, छोटा सा टॉपिक है कंप्लीट एस्टिमेटर। फिर UMVUE, ये है ना, तो सर ये कंप्लीट कर दीजिए सर। ये कंप्लीट आज करा दें? हाँ, वो जो लाप्लास करके कोई प्रॉब्लम आता है उसमें डाउट आता है। अच्छा ठीक है, नॉर्मल के लिए देखते हैं, चलो चेक करते हैं। तो सर ऐसे कर लो क्योंकि कंसिस्टेंसी और इसके फिर क्वेश्चन एक साथ ही करा। हाँ ठीक है, एक मिनट क्या बोल रहे हो? हैं? हाँ नहीं समझ नहीं आ रहा, इंसिलरी वाला और हाँ हाँ वो देखेंगे। ऐसे एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स जैम में नहीं है, वो गेट में है। जैम में ऐसा कोई नहीं आएगा, वो क्वेश्चंस पीवाईक्यू करेंगे तो पता चल जाएगा, वहाँ पे बस लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, उससे आ जाता है। तो जैम में क्वेश्चंस आए हैं 1-2, लेकिन वो नाम लेके नहीं पूछा है, ऐसे ही है ना, बस पूछा है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट वो है, बट नाम नहीं यूज करेगा जैम में, सिलेबस में है नहीं एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स। चलो हम आगे कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट एस्टिमेटर है ना, यहाँ पे अनबायस्ड, सफिशिएंट, फैक्टराइजेशन थ्योरम, कंप्लीट। चलो कंप्लीट एस्टिमेटर डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंसिस्टेंसी और रिलेटिव एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। तो कंसिस्टेंसी और रिलेटिव डेफिनेशन एटलीस्ट देख ही ले दोनों का, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या और कैसे कैलकुलेट करना है, फिर ये एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या और क्या है ना, कैसे कैलकुलेट। देखो तुम लोग क्या जानते हो डेफिनेशन कंप्लीट का? डेफिनेशन तो एक ही है ना? सर वो सफिशिएंट एस्टिमेटर जो होता है उसकी एक्सपेक्टेशन 0 पे इक्वेट कर देता है, p भी 0 होना चाहिए। हाँ ऐसे ही कुछ था ना। मतलब भाई एक्सपेक्टेशन g of p एनी फंक्शन ऑफ सफिशिएंट। एक्चुअली क्या है ना, सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस एक साथ यूज होता है UMVUE निकालने के लिए। आपको ऐसा एस्टिमेटर चाहिए
जो कंप्लीट भी हो सफिशिएंट भी हो, दोनों। तो उसके लिए डेफिनेशन है एक्चुअली अगेन मैं जैसा सफिशिएंसी है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर पैरामीटर से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं इसको, है ना। सेम कंप्लीटनेस है कि थीटा के लिए कंप्लीट है, थीटा स्क्वायर के लिए कंप्लीट होगा, साइन थीटा के लिए कंप्लीट होगा, थीटा क्यूब के लिए कंप्लीट होगा। तो थीटा से बहुत ज्यादा मतलब कंप्लीटनेस को है नहीं। तो सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है एक्चुअली। अगर कोई एस्टिमेटर सफिशिएंट है या कंप्लीट है तो उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, पर्टिकुलर ये नहीं थीटा के लिए कुछ और होगा, थीटा स्क्वायर के लिए कुछ और होगा, ऐसा नहीं होगा। सफिशिएंट और कंप्लीट वाले पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहेगा, वो रहेगा। तो थीटा बदलने से कंप्लीट और सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं बदलेगा। मतलब थीटा बदलने मतलब थीटा को थीटा स्क्वायर करने से या रूट थीटा करने से उसके कंप्लीट एस्टिमेटर नहीं बदलेंगे, सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं बदलेंगे। लेकिन इधर बदल जाएगा, इधर अनबायस्ड और कंसिस्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मीन या एसिम्प्टोटिकली मतलब अनबायस्ड या एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड का कॉन्सेप्ट है, जहाँ मीन थीटा होना चाहिए या लिमिट का मीन की जो लिमिट थीटा होनी चाहिए। तो इन दोनों में थीटा को तुम चेंज करोगे तो एस्टिमेटर चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे थीटा को फंक्शन ऑफ थीटा बोल दो, मतलब लाइक मैं बोलूँ कि टी सफिशिएंट है थीटा के लिए, तो टी इज सफिशिएंट फॉर एनी फंक्शन ऑफ थीटा irrespective of the function. T is complete for theta, so T is complete for the any function of theta. ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो कंप्लीट का डेफिनेशन ये है कि जैसे कोई एस्टिमेटर है, सो लेट x1 x2 xn be a random sample फ्रॉम पॉपुलेशन, मान लो ये लिख देता हूँ एफ थीटा, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। ठीक है, ये मतलब एफ थीटा सीडीएफ है पॉपुलेशन का। तो पीडीएफ भी लिख सकते हैं, स्मॉल एफ थीटा बोल दो। सो यहाँ पे क्या है, एन एस्टिमेटर टी इज कॉल्ड complete या n statistics is called complete statistics, ठीक है ना, complete statistics if and only if क्या होगा, expectation of any function of t, any function of t is 0 will imply, क्या लिखूं, probability gt is equal to 0। ये समझ लो, मतलब क्या हुआ, अच्छा gt is equal to 0 is equal to क्या होगा, इक्वल टू क्या 1। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कहने का मतलब, ये लिखने का मतलब दैट इज कि gt is equal to 0 ऑलमोस्ट श्योरली, है ना, या जिस gt is identically 0, सो gt आइडेंटिकली 0 होगा फॉर ऑल t, मतलब t का जो भी सपोर्ट है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज g ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल t। सो t क्या होगा, जो भी इसका सपोर्ट है, t रैंडम वेरिएबल है ना, तो जो भी सपोर्ट है उस सपोर्ट पॉइंट के लिए 0 होने चाहिए। तो gt इज आइडेंटिकली 0, ये आइडेंटिकली 0 है। ओके, तो ऐसे तो बच्चों को समझ आता है, एक दो एग्जांपल देके समझाते हैं। चलो, ऐसे एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पहले एक दो ट्रिवियल सा एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे ये है, डेफिनेशन मेनली ये है कि gt इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, या मतलब वही कि gt इज 0 आइडेंटिकली, है ना। सो ऐसा बोल दो ऑलमोस्ट श्योरली, या फॉर ऑल t यू कैन से। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने जब सफिशिएंसी जब मैंने डिफाइन किया था, तो हमने सफिशिएंट में बताया था कि जो समेशन xi है वो सफिशिएंट है, मैंने प्रूव भी किया था डेफिनेशन से भी और बाद में फैक्टराइजेशन थ्योरम से भी, है ना। तो अभी अगर मैं इसी चीज को उसके लिए करूं, जैसे मान लो कि लेट x1
So let x1, x2, xn be a random sample from binomial 1, p. ठीक है, इस तरह से. So ये binomial 1, p से है. And तो मान लो प्रूव करना, चलो मैं बोल रहा हूँ, चेक if t is equal to summation xi is complete estimated या statistics. तुम्हें चेक करना है ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा. तो क्या करोगे, ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे. तो सबसे पहले t का डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे. सो t जो है मेरे पास ये है समेशन xi i फ्रॉम 1 to n विच इज बाइनोमियल n, p. ठीक. अब स्टार्ट विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ gt. चलो बात जीरो पुट करना है ना, जीरो पुट करना है. इसका मतलब ये हो गया. अब क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ gt, कोई बताओ. इसको तुम कैसे लिखते हो तुम लोग? सर वही की gt और फिर प्रोबेबिलिटी g ऑफ t gt प्रोबेबिलिटी कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t. 0 to नहीं 0 to n ना, यहाँ पे बर्नौली है ना. हाँ तो बाइनोमियल है तो 0 to n, दिस इज 0. इसको जरा सिंप्लीफाई करो. समेशन t बराबर 0 to n gt. g कोई भी फंक्शन हो सकता है. इसका pmf n चूज t, p लिया है मैंने. सो p की पावर t 1 माइनस p की पावर 1 माइनस t इज इक्वल टू 0. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से आएगा वो n माइनस ये होगा ना. हाँ सॉरी, ठीक है. तो अब ये t पे समेशन है, ठीक है ना. तो एक काम करो, t फ्रॉम 0 to n gt इंटू n चूज t p की पावर t. और इसको तुम ब्रेक करोगे तो 1 माइनस p की पावर n अपॉन 1 माइनस p की पावर t. तो ऐसा हो जाएगा कि p अपॉन 1 माइनस p इसकी पावर t. और बचा क्या, 1 माइनस p की पावर n. दिस इज आइडेंटिकली 0. सो ये आइडेंटिकली 0 है ना. सो इसको तुम बाहर कर सकते हो. 1 माइनस p की पावर n, इसको बाहर कर सकते, हटा दो. तो अभी तुम्हारे पास आया t बराबर 0 to n gt. इसका दूसरा तरीका भी है, अभी मैं एक तरीका डेफिनेशन से बता रहा हूँ. ये फाइंड करने का दूसरा तरीका भी है, एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ से कंप्लीट सफिशिएंट दोनों मिल जाएगा. जो साहू वाली बुक में पिटमैन कुपमैन थ्योरम के नाम से प्रसन्ना साहू में, हाँ, तो वहाँ पे हालांकि कॉम्प्लीटनेस डिस्कस किया नहीं है, उसने थ्योरम लिखे हैं और सफिशिएंसी सिर्फ बोल रहा होगा. तो ये थ्योरम कैसेला बर्गर में मिल जाएगा तुम्हें, जहाँ पे वो कंप्लीटनेस की बात करता है. तो gt n चूज t और इसका कुछ नया नाम p अपॉन 1 माइनस p. क्या होगा देखो, p 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, 1 माइनस p भी 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है. तो p अपॉन 1 माइनस p का रेंज क्या होगा, p अपॉन 1 माइनस p का. p अपॉन 1 माइनस p का रेंज क्या है अगर p 0 से 1 के बीच है. हाँ यस, 0 से इन्फिनिटी. कल भी जो क्लास में जो बच्चा कल में देखा था x अपॉन y वाला, या 7 to 9 में कल डिस्कस कर रहे थे ना ये क्वेश्चन. हम एक रैंडम वेरिएबल x था 0 to 1 में, y है 0 to 1 में, तो x अपॉन y 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है. तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास, ये इसका नया नाम कुछ रख लेता हूँ. मान लो इसका नाम मैं कुछ रख लूँ, वेरिएबल दे दो p है ना. तो हमने कुछ ABCD EFGH कुछ भी बोल दो, पॉलिनोमियल टाइप की फील आए. तो t तो ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, x तो लूंगा नहीं, रैंडम वेरिएबल है. चलो मान लो y है, चलो y की पावर t. ऐसे y रैंडम वेरिएबल ना समझ ले बच्चा, है ना, इस तरीके से. चलो कोई बात नहीं, ये एक फंक्शन है, ठीक है. y की पावर t रख लो इक्वल टू 0. देखो ये इधर चला गया, ये कहाँ चला गया, ये तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर आया और फिर डिवाइड हो गया, 0 अपॉन हो गया. अब ये जो है फॉर ऑल y मोर देन 0. अच्छा तुम ध्यान से देखो, इसको अगर मैं खोलूं मैं, तो ये y के टर्म में क्या है, एक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना.
अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तुम्हें, तो कुछ ऐसा दिख रहा है तुम्हें कि लाइक क्या होगा, G0 इंटू NC0 y की पावर, मतलब t को रख रहा हूं ना y की पावर 1, अरे 0 रखा ना, y की पावर 0 प्लस G1 NC1 y की पावर 1, कहां तक जाएगी, Gn NCn y की पावर n इज इक्वल टू 0। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ लेफ्ट साइड क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉलिनोमियल है y में, है ना? हाँ यस सर, ठीक है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y, ये कोएफिशिएंट ही तो है, ये कोएफिशिएंट है a0 a1 a2 a3 an। तो एक पॉलिनोमियल है जिसके पास कितने सॉल्यूशन है, अनकाउंटेबली मेनी सॉल्यूशन, जिसके पास अनकाउंटेबली मेनी सॉल्यूशन है। समझ आ रहा तुम्हें कैसे बोल रहा हूं मैं? ये 0 है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि यहां तुम्हारा p क्या है, फॉर ऑल p बिटवीन 0 and 1 ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज अनकाउंटेबली मेनी रूट्स। तुम्हें पता है पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, n। अगर वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तो उसके पास एटमोस्ट n रूट होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या, अलजेब्रा, है ना? तो उसके पास मैक्सिमम n रूट्स हो सकते हैं। यहाँ तो अनकाउंटेबली मेनी रूट है, मतलब y कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो सेटिस्फाई करेगी। तो इसका क्या मतलब है, हाँ, अगर किसी पॉलिनोमियल में इनफाइनाइटली मेनी रूट्स है, इसका क्या मीनिंग है, ध्यान दो, ax स्क्वायर प्लस bxc बराबर 0 फॉर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? सर ए बी सी को 0 होना पड़ेगा। यस, क्योंकि अगर a नॉन जीरो हुआ तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स, ज्यादा थोड़ी होगा ना। मैं कह रहा हूं 3 रूट है इसके पास, तो 3 कब होगा, जब ये 0 पॉलिनोमियल है, मतलब a को भी 0 होना पड़ेगा, b को भी 0 होना पड़ेगा और c को भी 0 होना पड़ेगा। तो मतलब ये 0 पॉलिनोमियल है। 0 पॉलिनोमियल के पास अनकाउंटेबल मेनी रूट्स है, क्योंकि हर नंबर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज है कि ये डिग्री n की पॉलिनोमियल है, और डिग्री n की पॉलिनोमियल में n से ज्यादा रूट मिल रहा है, इसका मतलब वो 0 पॉलिनोमियल है, इसका मतलब सारे कोएफिशिएंट 0 हैं। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला यहाँ से, gt n choose t is 0 for all t equal to 0 1 2 up to n, चाहे मतलब सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए। आस्था आपका माइक कौन है? सो सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए, ठीक है। और यही तो प्रूव करना था मुझे, n choose t तो कोई नंबर होगा, भेज दो उधर। तो n choose t तुम्हारा कोई नंबर है जिसको तुम राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो यहां से आ गया तुम्हारा क्या, यहां से आ गया gt is equal to 0 for all t 0 1 2 up to n, और यहां से मैं बोल सकता हूं gt is equal to 0 with probability 1। क्यों भाई? क्योंकि t की सारी वैल्यू के लिए, जो पॉसिबल वैल्यू t की है उसके लिए 0 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ gt being 0 is 1, या बोलो gt is identically 0। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। t का सपोर्ट क्या है, t का सपोर्ट 0 to n है, और उन सारी वैल्यू के लिए 0 है, तो gt is 0 with probability 1, t कुछ भी ले लो 0 रहेगा ये। इससे क्या प्रूव हो गया? इससे प्रूव हो गया कि t जो है कंप्लीट एस्टिमेटर या कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स है। तो अब याद रखना पड़ेगा आपको कि बर्नौली सैंपल है या बाइनोमियल 1, p है, तो इस केस में हमारा जो समेशन xi है वो कंप्लीट एस्टिमेटर होगा। और ये पहले मैं प्रूव कर चुका हूं कि ये सफिशिएंट भी है ना। तो इससे पता चलेगा कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है ये समेशन xi बाइनोमियल या बर्नौली सैंपल के लिए। ठीक है, ये प्रूव कर दिया मैंने डेफिनेशन से। ओके, एक और प्रूफ देखो जरा, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ेगा। हाँ सर, वो g of t 0 हो गया, वो इंप्लाई कर दे रहा है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है या पॉलिनोमियल है? प्रोबेबिलिटी है, वो अलग प्रोबेबिलिटी है। तो वो कैसे मान दिया, वो बाय द डेफिनेशन? हाँ, अरे तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना है, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो बस इतना लिखो कि gt 0 है, एक्चुअली gt इज आइडेंटिकली 0।
में जीरो फंक्शन है हाँ जीरो फंक्शन है, जी इज अ जीरो फंक्शन फॉर ऑल टी के लिए ऑन द डोमेन ऑफ टी। टी जो है, टी अपने डोमेन से ही आएगा ना, टी तो समेशन एक्स आई था, तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज है उस टी की वैल्यू के लिए, टी की सारी वैल्यूज के लिए जीरो है, मतलब जी टी इज आइडेंटिकली जीरो फॉर द वैल्यूज ऑफ टी। और यही डेफिनेशन में चाहिए, देखो यही चीज तुम्हें डेफिनेशन में चाहिए कि जी टी जीरो हो फॉर ऑल टी। सर सभी प्रॉब्लम में ही ऐसा पॉलिनोमियल ही आएगा, तो तुम्हें ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इसी क्वेश्चन में किया हूं, बाकी और किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूंगा। एक थ्योरम है जैसे सफिशिएंसी में भी था कि हमने पहले फैक्टराइजेशन थ्योरम हो गया, तो वैसे यहाँ भी एक थ्योरम है, पिटमैन-कुपमैन थ्योरम आता है, या एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला थ्योरम है। एक्सपोनेंशियल फैमिली एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या है। तो लेकिन एक क्वेश्चन और करके देखो, इसमें जरूरत पड़ती है तुम्हें यूनिफॉर्म जीरो के लिए, है ना, बाकी सब में ऐसे ही बन जाएगा। एक ट्राई करो, एक थ्योरम है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली या पिटमैन-कुपमैन उस डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेगा जिसका सपोर्ट पैरामीटर से फ्री है, जैसे यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, तो इसके लिए वो थ्योरम काम नहीं करेगा, तो उसके लिए तुम्हें ये डेफिनेशन से ही जाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो या थ्योरम लिख दो कि लेट, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार प्रूफ करना ठीक नहीं है, तो तुम्हें याद रखना है कि यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट एंड सफिशिएंट होता है। तो सफिशिएंट लास्ट टाइम प्रूफ किया था, कंप्लीट प्रूफ कर रहे हैं। सो x1 x2 xn be a random sample from uniform zero theta, ठीक है, जहाँ थीटा मोर देन जीरो है, तो आपको फाइंड करना है इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो t इज इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, बस सफिशिएंट तो फाइंड कर चुके हम लोग, यही सफिशिएंट था, कंप्लीट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, ठीक है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, ये मेरे पास है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये कंप्लीट होगा। सो दिस इज कंप्लीट एस्टिमेटर या कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स, ये फाइंड करना है, ठीक है। सो ये हमें कैलकुलेट करना है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सिमिलर में ट्राई करो, आसान है ऐसे तो। क्या करोगे, यू स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ gt इज इक्वल टू जीरो। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, सो जीरो से इन्फिनिटी इसका सपोर्ट है, सॉरी जीरो से थीटा सपोर्ट है, जीरो से थीटा इसका सपोर्ट है, यूनिफॉर्म जीरो थीटा है ना, और ये होगा gt इंटू पीडीएफ ऑफ टी। टी क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ टी तो ये है, हाँ ठीक है, dt बराबर जीरो, तो जीरो से थीटा gt, टी क्या है तुम्हारा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो आपको तो पता ही है nth ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ क्या होता है, हम सब जानते हैं कि पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला n cdf ऑफ x इसकी पावर n इंटू क्या n-1 ना, n-1 इंटू fxx। सो ये पीडीएफ होता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया n टाइम cdf ऑफ x पावर n-1 इंटू fxx। तो यहाँ से पुट कर लो, अब तो पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या लिखूं मैं, इसका पीडीएफ टी हमारा वही है ना थोड़ा स्टैट्स, तो टी के टर्म में लिखना है, तो n ये इसको सिंपलीफाई भी कर ही लो ना, तो इसको सिंपलीफाई भी कर लो, तो सिंपलीफाई कर लोगे तो ये हो गया n, ये होता है कितना होता है भाई सर x2 n-1 by थीटा की n ऐसा होता है, सो x माइनस जीरो बाई थीटा है ना। सो यूनिफॉर्म ए बी का सीरियल क्या होता है, x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये हो गया a जीरो है, इसकी पावर n-1 अपॉन 1 बाई थीटा, तो फाइनल आ जाएगा n x की पावर n-1 अपॉन में थीटा की पावर n, तो ये पुट कर लो, ठीक है। तो ये सीडीएफ लिख दिया मैंने, तो हमारे पास ये आ गया n x की पावर n-1 अपॉन थीटा की पावर n, इधर t के टर्म में लिख लो, t है ना, dt इज जीरो। अब खुद सोचो ये जीरो कब होगा, तो यहां से है ना, थोड़े से इंटीग्रेशन है कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो। सो यहाँ से n अपॉन थीटा की पावर n बाहर आ जाएगा, उसको उधर भेज दो,
तो 0 से थीटा GT इंटू T की पावर, ये भी वैसे ही है ना? तो ये सर इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगेगा। हाँ हाँ थीटा के थीटा के सो 0 से थीटा है ना, सपोर्ट पॉजिटिव है इसका, तो अब इसको इंटीग्रेट करो 0 से थीटा में, थीटा पॉजिटिव है यहाँ पे। सो लेवेक इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो छोड़ो तुम। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है तो 0 हो जाता है। तो t की पावर n तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? कोई फंक्शन कैसे डिफरेंट जब 0 हो जाएगा? देखो एक मिनट, इसमें तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको। इसका पीडीएफ यूज किया मैंने 1/थीटा। सर ये जो अंदर फंक्शन है हाँ। ये तो 0 ही हो जाएगा ना, मतलब ct into p to power n minus 1। एक फार्मूला है ना, इंटीग्रेशन a to b fx equal to 0, that implies fx equal to identical to 0, मतलब रीमान में होता है ना। हाँ हाँ, वो रिमान वाला ही यूज होगा एक्चुअली। यहाँ t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? तुम देखो, ये जो हमारा t लिया है तुमने, t की वैल्यू क्या सपोर्ट है? 0 से थीटा ना, t तो 0 से थीटा ही है, तो इसके लिए देखना है तुम्हें। एनीवे, हाँ 0 और थीटा पे वो इक्वलिटी नहीं लगेगा? 0 और थीटा पे इक्वलिटी कैसे? हाँ वो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इक्वलिटी लगा के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो यूनिफॉर्म है ना, तो हम इक्वलिटी लगा के लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो एनीवे, इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी थ्योरम है जो यूज करता है, मतलब ये प्रूफ तुम किसी बुक में, इस क्वेश्चन का प्रूफ हर बुक में, रोहतगी में भी है, कैसेला वर्गर में, हर बुक में है। तो वहां तुम देखना लेवेक इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके वो कहता है कि 0 होगा, जो कि मैं इंटीग्रेशन उसका डिस्कस करूंगा नहीं, तो ये 0 होगा फॉर ऑल t बिटवीन 0 एंड थीटा। तुम लगा लो इक्वलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 0 ही आएगा एक्चुअली, ठीक है ना? मतलब ये 0 फंक्शन के लिए ही ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ 0 से थीटा है, इसीलिए। ठीक है, चेक कर सकते हो तुम। तो ऐसा दूसरा नॉन जीरो कोई फंक्शन तुम ढूंढ के देख लो, मिलेगा नहीं जहाँ पे 0 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सो ये 0 ही होगा, ये थ्योरम है, तो उसको मैं प्रूव तो करूंगा इंटीग्रल वाला। तो अभी ये हमारे पास कंक्लूजन यहाँ सिंपली यही आता है। तो ये तो बस बता दिया, हमें थोड़ी ये हमेशा करना है प्रूफ। तो यहाँ से ये मैंने प्रूव करने की कोशिश की है कि जो t बराबर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज कंप्लीट एस्टिमेटर, ठीक है ना, फॉर थीटा या फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो ये आपको याद रखना है कि nth ऑर्डर स्टैट्स कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों हैं यूनिफॉर्म 0 थीटा के लिए। फिर बाई बर्नौली के लिए था, बर्नौली p के लिए कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है आपका समेशन xi। सेम चीज़ अगर मैं आगे नॉर्मल के लिए करूं तो वही है, x बार जो है कंप्लीट सफिशिएंट आएगा थीटा के लिए, मीन के लिए, है ना, जब सिग्मा स्क्वायर नोन है। तो वैसे ही पॉइजन के लिए लोगे तो वैसे ही x बार जो होगा वहाँ भी ऐसे ही आएगा, कंप्लीट सफिशिएंट आएगा, नहीं? तो कंप्लीट में हम लोग जो ये दिखाते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई भी फंक्शन, हाँ सफिशिएंट का, वो 0 हो जाता है। इसका मतलब बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? अच्छा, कंप्लीट, हालांकि ये डेफिनेशन है। सो इसके कंप्लीट का मतलब वो क्या है, कैसे आया है ना, मतलब ये क्यों डिफाइन किया गया, वो चलिए देखना पड़ेगा मुझे। कंप्लीट का मतलब क्या है? हाँ मतलब ये एक्सपेक्टेशन यही की प्रोसीजर है इसका कंडक्ट। नहीं तो डेफिनेशन है ना, प्रोसीजर में ही है, क्योंकि डेफिनेशन क्वेश्चन है कि डिफाइन कैसे कर रहे हो तुम। जैसे जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस किसने किया होगा, ये बताइए, राव या ये लोगों ने किया होगा, तो उनके पेपर्स देखने पड़ेंगे कि इंट्रोड्यूस क्यों किया। जैसे किसी ने अपने एक डिफाइन किया एक टर्म कंप्लीट एस्टिमेटर, तो उसने कहा ऐसा होगा, तो क्योंकि ये इनको जरूरत पड़ी होगी ना उस बीच में, जब वो यू फाइंड कर रहे होंगे, क्योंकि रिसर्च ऐसी होता है ना, मतलब तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो तुम उसको डिफाइन करके फिर उसको यूज़ करोगे आगे। तो उसने ऐसे डिफाइन किया इसको कि एक ऐसा एस्टिमेटर t है
कि इसका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाए तो GT 0, तो ये हर बार क्या करेगा, कहीं ऐसा होगा तो ये GT को 0 ले लेगा। तो ये प्रॉपर्टी को इसने डिफाइन कर दिया कंप्लीट एस्टिमेटर के नाम से, ये चीज़ है। तो ये तुम्हें वो पेपर देखना पड़ेगा जिसने इंट्रोड्यूस किया है ना, तो ये रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा तुम्हें जिसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो कैसे इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये होता है डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में तुम क्वेश्चन नहीं मानो, तुम भी कोई नई चीज़ डिफाइन कर सकते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर उसके बेस पे आगे पूरी थ्योरी डेवलप हो जाएगी, है ना, ऐसे होता है। कोई भी चीज़ नई चीज़ जो आई है, जो दुनिया में कोई एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई पहला पर्सन होगा जो डिफाइन किया होगा, बाकी उसको फॉलो करके आगे थ्योरी को बढ़ा रहा है ना, इस तरीके से। सर जैसे कि मार्जिनल पेमेंट पेटर किस चीज का निकाल उसको गिवन रेंज में चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं सही, इसको गिवन रेंज में इंटीग्रेट कर देते हैं, बस ऐसा कर देते हैं, प्रॉपर्टी मान आ जाती है। इसीलिए सर जैसे एस्टिमेटर के लिए मार्जिनल कैपेसिटी सफिशिएंसी में सेफ्टी चेक करने के लिए ये कंपेयर एस्टिमेटर का इस तरह से यूज किया जाता है क्या ऐसा? कंप्लीट का यूज किया जाता है, UMVUE निकाल आगे निकालेंगे, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो उसके लिए एक कंप्लीट एस्टिमेटर की जरूरत है। तो वही बोला जैसा कभी रिसर्च भी जैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ उस बीच में जरूरत है किसी चीज़ की, सो यू विल डिफाइन इट एंड देन यू यूज इट, तो उसको यूज करके आगे तुम चीज़ों को थ्योरी को आगे बढ़ाओगे, ये चीज़ें हैं। अब बाकी इसका आंसर ये यही क्यों डिफाइंड हुआ, तो वो तुम्हें रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा, वो जिन्होंने डिफाइन की, बहुत पुराना नहीं है, जैसे ये 90s 50s के आसपास सारी चीज़ें आई हैं, 1950 के आसपास सारी चीज़ें, जैसे बसूस थ्योरम है, ये कोई बसु हैं जिन्होंने प्रूव किया ना उसको, जैसे मैं बोल रहा था 1955 में उनका रिसर्च पेपर आया था। तो जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हो कहीं ना कहीं, है ना, जैसे अभी तुम CR राव का नाम इतना सुन रहे हो, इनका जो जिक्र हुआ है ना, तो क्यों इतना लोग नाम, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं, स्टैटिस्टिक्स इनके बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं जो सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, तो उनके तुम पेपर्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक्चुअली, है ना, जो CR है ना, जो लोअर बाउंड में पढ़ते हैं CRLB, तो उनमें उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह बहुत सारे और भी थ्योरम्स जो उन्होंने दिया है, तब तुम वो रिसर्च पेपर पढ़ के देखना पड़ेगा कि लाइक उसमें ऐसा क्यों आया, वो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं वो कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, या उसने ये किया तो आगे क्या ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से थ्योरी को आगे बढ़ाए जाते हैं, फिर उसको अप्लाई किया जाता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा है। तो ये तो डेफिनेशन है, हमने डिफाइन किया कि जो भी एस्टिमेटर इसको फॉलो करेगा उसको हम कंप्लीट बोलेंगे, तो ये डेफिनेशन हो गया एक्चुअली। अब इसी डेफिनेशन के आगे हम इसको यूज करेंगे, है ना, अब ये क्योंकि डेफिनेशन है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ अगर यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1 फॉलो किया तो क्या होगा कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स, तो ड्राइव करना पड़ेगा, तो वैसे ही ड्राइव करके देखते हैं। सो यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1 है सर, जॉइंट में आ जाएगा ना, तो उस तरीके से आपको सफिशिएंट तो -1 और x1 ये आएगा सर उस केस में सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स तो x1 एंड n-1 हो जाएगी, बट कंप्लीट होगा, कंप्लीट आपको चेक करना पड़ेगा। जॉइंट के साथ कुछ अलग रूल है ना, जॉइंट के साथ वो थीटा 1 डायमेंशनल है ना, हाँ, तो उसका 2 डायमेंशनल स्टैटिस्टिक्स, तो वो कंप्लीट होगा नहीं एक्चुअली, हाँ 2 डायमेंशन वाला कंप्लीट होगा नहीं, ये भी रिजल्ट है। हाँ, तो वो प्रूव करना, कंप्लीटनेस बहुत इजी एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है, या बहुत इजी नहीं है डील करना इसको, तो आपको डेफिनेशन से ही जाना पड़ेगा जो भी प्रूव करना है। हाँ सर, इसके क्वेश्चन नहीं बनते इतनी आसानी से। हाँ डायमेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट खाली उसमें बताना है। हाँ, जैसे थीटा आपका 1 है ना, सिंगल पैरामीटर है, तो इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर आप फाइंड करेंगे, तो जॉइंटली सफिशिएंट 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक, आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, तो उसका डायमेंशन 2 है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में आ गया ना, तो ऑर्डर पेयर है मतलब डायमेंशन 2 हो गया, तो डायमेंशन 2 है, थीटा तो सिंगल पैरामीटर है, तो सिंगल पैरामीटर के लिए अगर आपका सफिशिएंट एस्टिमेटर 2 डायमेंशन आ रहा है तो वो कंप्लीट नहीं होगा, उसका रिजल्ट है। उसका लॉजिक ये है कि आप उन दोनों का एक फंक्शन ढूंढ लोगे जिसका मीन तो 0 होगा बट वो खुद 0 नहीं होगा। डिफरेंस ही ले लो, जैसे मान लो डिफरेंस करके या कुछ 2 टाइम 3 टाइम करके n टाइम करके आपको उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक फंक्शन मिल जाएगा जिसका मीन 0 हो जाएगा, लेकिन वो खुद 0 नहीं होगा, तो डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो कंप्लीट नहीं है। सर जैसे कि कहीं पे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स अगर इस तरह से दिया हुआ है x1, x2 अप टू xn तक, एंड पैरामीटर जो हमारा 1 है, तो उसकी जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है उसकी डायमेंशन n हो गई और पैरामीटर थीटा 1 हो गई, इस तरह से। यस ओके
तो वो कंप्लीट नहीं होगा एक्चुअली। जो सफिशिएंट है जिसके डायमेंशन 1 से ज्यादा वो कंप्लीट नहीं होगा। पैरामीटर लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। हाँ हाँ, वो इक्वल होना चाहिए या कम होने चाहिए। हाँ, एटलीस्ट एक पैरामीटर है तो सिंगल स्टैटिस्टिक्स होगा जो कंप्लीट हो सकता है, जरूरी नहीं होगा ही, वो आपको चेक करना पड़ेगा उसके लिए डेफिनेशन से। लेकिन मोर देन डायमेंशन है, एक पैरामीटर है डायमेंशन 2, 3, 4 है तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी थोड़े आगे बढ़ते हैं। वैसे ही नॉर्मल के लिए प्रूफ कर सकते, सबका प्रूफ हो जाएगा। तो मैं थोड़े थ्योरम पे आता हूँ। जो थ्योरम है कंप्लीट फाइंड करने का, उसके लिए एक्सपोनेंशियल फैमिली बताना पड़ेगा, नहीं? है ना? तो ये जैसे अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। वीके रोहतगी में ये लिखता है कंप्लीट सफिशिएंट दोनों होगा, है ना? प्रसन्ना साहू में है कि कंप्लीट है, मतलब उन्होंने लिखा है कंप्लीट है, मिनिमल सफिशिएंट है। सर साउ में तो कंप्लीटनेस पे इतना जोर नहीं देते। कंप्लीटनेस में वर्ड यूज ही नहीं किया, आई थिंक, मुझे लग रहा है शायद डिफाइन ही नहीं किया है, तो है ना? तो उन्हें कंप्लीट की बात ही नहीं की है, बट ठीक है। देखो, तो मैं लिख देता हूँ। तो पहले तो एक्सपोनेंशियल फैमिली समझोगे, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली पे आएगा। सो एक्सपोनेंशियल फैमिली क्या होगा, देखो एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहना ये चाहता है कि जैसे आप किसी का लाइक्लीहुड फंक्शन अगर फाइंड करो, मतलब वही ज्वाइंट, आप अगर ज्वाइंट फाइंड करते हो तो ज्वाइंट पीडीएफ को आप क्या लिख सकते हो? जो आपका ज्वाइंट पीडीएफ होगा, लेट्स से f ऑफ x1 x2 xn थीटा है। सो एक तो पहली बात देखो, इसको सिंपली आपको क्या करना है, तो अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट बुक देखना डिफरेंट फॉर्म में लिखता है। जैसे मैं अगर लिखूंगा तो इसको क्या करूंगा कि एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर, ठीक है? ऐसा हो जाए, मान लो a थीटा हो गया, जैसे मान लो b लेट्स से जस्ट x हो गया। तो ये x अंडरस्कोर मतलब वेक्टर है एक्चुअली, x1 x2 xn है इस तरह से। एंड प्लस ऐसा हो सकता है, लेट्स से मैं क्या लिखूं, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, मान लो dx इंटू क्या लिख दूं, t थीटा लिख दूं या tx लिख लो, एंड d थीटा लिख लो या c थीटा लिख लो। तो इस तरीके से, मतलब कोई भी फंक्शन अपनी मर्जी से, मैं abc लिख रहा हूँ कोई भी। तो ये फंक्शन ऑफ x है, चाहो तो g थीटा लिख लो, hx लिख लो, अपनी मर्जी है आपको, है ना? और यहाँ कुछ अलग फंक्शन बना लो। सो ओनली थीटा फंक्शन ऑफ ओनली फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब यही है कि x1 x2 xn ओनली फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। और यहाँ होगा कोई फंक्शन ऑफ थीटा, तो मान लो ऐसे बोल दो k ऑफ थीटा इंटू t ऑफ x, ठीक है ना? t ऑफ x1 x2 xn, ये जो होगा t ऑफ x1 x2 xn, ये वही वाला t है जो सफिशिएंसी में वहां पे आता था फैक्टराइजेशन थ्योरम में, वैसे ही। सो यहाँ पे क्या करना आपको कि इस टर्म से मुझे कोई ज्यादा मतलब है नहीं, इस टर्म से मतलब मुझे इस टर्म से मतलब है एक्चुअली कि जो फंक्शन ऑफ थीटा के साथ जो भी t है, तो यहाँ भी xi विल बी अवेलेबल थ्रू t ओनली, उस तरह केस होगा। तो उस केस में कुछ बुक किसी को ऐसा लिखता है, कुछ बुक में क्या करे, तो मैं लिख रहा हूँ g थीटा hx, तो कुछ बुक में तुम देखोगे वो लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ g थीटा मान लो जैसे hx लिख दिया मैंने, x1 x2 xn। और ठीक है, यहाँ कुछ फंक्शन क्या क्या लिख सकते हैं हम, a b c d e f g h, क्या लिखते हो फंक्शन नोटेशन, क्या क्या लिखते हो तुम लोग? ये तो चलो g यूज कर लिया, h यूज कर लिया, सर s से लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो, है ना? फंक्शन ऑफ थीटा लिखना है, जैसे मैं a b कर रहा था, मान लो a b कुछ भी लिख लो, c ऑफ थीटा बोल लो, चलो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो फंक्शन। इसी को लोग क्या करते हैं, इसको तुम e की पावर a थीटा लिख सकते हो ना, जिसको मान लो तुमने लिख दिया g थीटा e की पावर b, है ना? ये b जैसे लिख दिया मैंने, फंक्शन का उतना इंपॉर्टेंट कुछ भी। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ मान लो h ऑफ x1 x2 xn इनटू, अब तुम्हारे पास रहेगा e की पावर, तो मैं किया क्या समझ आ रहा तुम्हें,
कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा एक्चुअली, ई की पावर दिस इंटू ई की पावर दिस, ई की पावर ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ऐसा लिख सकते हो, ई की पावर ए, ई की पावर बी, ई की पावर सी। तो इसका रीनेम कर दिया, इसका नया नाम दे दिया, इस तरह से, इसका ये नाम दे दिया, इसका ये नाम दे दिया। तो इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा, जैसे प्रसन्ना इसमें वीके वर्दी में ये लिखा है, कैसेला बर्गर में ये लिखा है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फैमिली को डिफाइन किया है उन्होंने। तो वैसे फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ज्वाइंट पीडीएफ को तुम ऐसा लिख सकते हो, सी थीटा, हाँ बोलो। इस डेफिनेशन से क्या दुनिया में सब जॉइंट पीडीएफ जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, यूनिफॉर्म जीरो थीटा इसमें नहीं लिख पाओगे। हाँ, सब नहीं ले सकते सर, ये अपनी अलग ही। सारे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिख पाएंगे हम, ठीक है ना। इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब होगा इससे कंप्लीट सफिशिएंट निकलेगा। जैसे फैक्टराइजेशन थ्योरम था तुम्हारा, फैक्टराइजेशन थ्योरम का क्या मतलब था? अगर उस फॉर्म में आता है तभी वो मतलब, तो वहां से सफिशिएंट एस्टिमेटर मिल जाएगा तुम्हें ना। अगर तुम ऐसा लिख देते हो hx इंटू जी ऑफ थीटा कॉमा टी, तो उस केस में जो t है तुम्हारा, दैट विल बी द सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ज्वाइंट पीडीएफ को तुम इस फॉर्म में लिख पाओगे, उस केस में जो t होगा ना वो कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों होगा। तो तुम्हें अलग से कंप्लीट और अलग से सफिशिएंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये होगा, ठीक है ना। तो ये कैसेला बर्गर ऐसे लिखता है कि let x1 x2 xn be the IID from the distribution having this, so belongs to exponential family if this, हाँ ऐसा लिखा है, and पैरामीटर का डायमेंशन लेस देन इक्वल टू होगा द स्टैटिस्टिक्स के डायमेंशन से, है ना। ओके, तो ये सफिशिएंट बोला है, बाद में इसको कंप्लीट बोलेगा आई थिंक। ऑर्डर इसका अलग अलग कर रखा है इसीलिए। यहाँ आपको लिख भी रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर nth ऑर्डर स्टार्ट होगा थीटा थीटा प्लस 1 का। सो द डायमेंशन ऑफ द मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स डज नॉट मैटर डायमेंशन ऑफ पैरामीटर। अच्छा, तो सफिशिएंट तो मिनिमल सफिशिएंट होगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या लिख रहा था कि तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ज्वाइंट पीडीएफ को तुम इस फॉर्म में लिख दोगे, इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली ठीक है। तो मान लो ऐसा है, लेट x1, x2, xn be a random sample from distribution with, मान लो ऐसे पीडीएफ f है, f थीटा बोल दो चाहो तो। सो तो ये लिखने का क्या मतलब है, थीटा के डिफरेंट वैल्यूज होंगे ना उस तरह से। विथ पीडीएफ दिस, सो इफ जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल या रैंडम सैंपल xn can be written in the following form. Then, तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ सिंगल पैरामीटर के लिख रहा हूँ, फिर से वैसे ही है। तुम्हें याद है जैसे मैं लिख रहा था फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या कर रहे थे कि जो हमारा ज्वाइंट पीडीएफ है x1 x2 xn थीटा, तो शुरू में बोला था कि ये ऐसा होगा x1 x2 xn फिर g ऑफ थीटा कॉमा t, तो t सफिशिएंट। फिर बाद में कहा अगर तुम इसको ऐसा भी लिख पाओ, मान लो x1 x2 xn फिर g1 फंक्शन है थीटा कॉमा t1, या g2 फंक्शन है थीटा कॉमा t2, कुछ दूसरा पैरामीटर है, मान लो कई सारे पैरामीटर है तुम्हारे पास, है ना, मोर देन वन पैरामीटर भी है, तो मैं एक ही थीटा से लिख रहा हूँ, या हो सकता है कि हाँ, तो मान लो थीटा कॉमन है इस तरह से, ये मान लो g के थीटा कॉमा t के, तो फिर ये जॉइंटली सफिशिएंट हुआ था t1 t2 t के। तो वैसे यहाँ भी केस आ सकता है कि क्या होगा कि ऐसा होगा c1 थीटा
इंटू T1 प्लस C2 थीटा इंटू T2, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, है ना, उस तरीके से। सो जिस भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तुम, तो मतलब लाइक थीटा के रेस्पेक्ट में बात करो या सिग्मा स्क्वायर होगा, या मतलब मान लो दूसरा पैरामीटर कुछ और है, पी है, म्यू है, सिग्मा है, तो उसके रेस्पेक्ट में तुम उसका कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढ पाओगे। तो कह रहा है कि इफ द जॉइंट पीडीएफ ऑफ दिस कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म, तो कोई भी एक फॉर्म लिख लो, दोनों डिफरेंट बुक में डिफरेंट फॉर्म है अलग कुछ है नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, देन वी कॉल, देन वी से ये जो है ना पीडीएफ है, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, मतलब ये फैमिली हो गया, तो जिसको भी ऐसा लिख पाओगे वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, ठीक। अब इससे क्या फायदा होगा, एक्सपोनेंशियल फैमिली का है तो ये जो t तुम्हें दिख रहा है वो t एक्चुअली कंप्लीट सफिशिएंट होगा अगर एक ही पैरामीटर है, तो मैं चलो लिख देता हूं पहले, ये उसमें लिखा ना k पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, बुक में अगर आप पढ़ो क्या लिखा रहता है, k पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, क्यों, क्योंकि वो एक ही थ्योरी लिखता है कि डिफरेंट पैरामीटर्स थीटा 1 थीटा 2 थीटा k के लिए, मैं अभी सिर्फ थीटा के लिए लिखा हूँ, सिंगल पैरामीटर के लिए, 2 पैरामीटर के लिए लिख सकते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पे थीटा मेरा सिंगल है, वो लोग क्या करते हैं, थीटा को वेक्टर लेके चलते हैं कि थीटा, हाँ, ये 1 पैरामीटर के लिखा मैंने, 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली है ये। सो सिर्फ सिंगल थीटा के लिए मैंने बात की है। सो ये 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली है। के पैरामीटर में क्या होगा कि थीटा जो है एक फंक्शन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा के हो गया, लाइक मोर देन 1 पैरामीटर बोल सकते हैं उस केस में। अभी मैंने 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली लिखा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अब मैं आगे से लिखूंगा कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स टू एक्सपोनेंशियल फैमिली, इसका मतलब ये समझना है कि उसका पीडीएफ ऐसा लिख सकते हैं, और उस केस में ये जो टी होगा ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा। तो आगे मैं थ्योरम लिख देता हूं, तो क्या होगा कि थ्योरम क्या है, लेट x1, x2 up to xn be a random sample from f theta, ठीक है। तो अभी मैं सिंगल पैरामीटर ले रहा हूं, सिंगल पैरामीटर है, such that कि joint PDF of x1, x2, xn ये जो होगा including theta, so this, तुम्हें ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है, तुम्हें पता ना क्या करते हैं कि log of एक्सपोनेंशियल ऑफ log of fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो इसी को तुम ब्रेक कर दोगे, तो इसी को तुम ब्रेक कर देना बाद में। तो अभी मैं सीधा लिख देता हूं, तो ये तुम अगर ऐसा लिख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल ऑफ exp ऑफ जैसे a थीटा है ना, bx ये वेक्टर मतलब है, एंड प्लस सम मान लो कोई भी, लेट्स से कोई नया फंक्शन मान लो g ऑफ x इंटू जी ऑफ थीटा इंटू टी ऑफ x, ठीक है। सो x का मतलब x1 x2 xn इस तरह से लिखते हो, सच दैट आगे ये भी होगा आगे, ठीक है ना। वेयर जो पैरामीटर स्पेस है ना, वेयर द पैरामीटर स्पेस जो तुम्हारा है दैट कंटेन्स एन ओपन इंटरवल, इफ थीटा कंटेन्स एन ओपन इंटरवल इन आर, देखो इन आर लिख रहा हूं, अगर सिंगल पैरामीटर फैमिली है तो आर है, 2 पैरामीटर फैमिली होगा तो आर स्क्वायर आएगा, और अगर k पैरामीटर फैमिली होगा तो r की पावर k आएगी, k डायमेंशन हो जाएगा। सो कंटेन्स एन ओपन इंटरवल r। ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, तुम्हें हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा देखा हो जहां लिखा हो नॉर्मल थीटा कोमा थीटा स्क्वायर, इस तरह से जहां थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 डिस्क्रीट पॉइंट दे रखा है। तो कभी भी
जब पैरामीटर स्पेस में डिस्क्रीट वैल्यूज हो तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अभी आगे तुम्हें कि है ना, एक में दे रखा होगा थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, एक दे रखा होगा थीटा 0 और 1 डिस्क्रीट पॉइंट। पूछेगा कौन सा फैमिली कंप्लीट है, तो फैमिली कंप्लीट होने का मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वो रैंडम वेरिएबल कंप्लीट है। तो उसके लिए यहाँ पे ये लिखना चाहता है कि जो पैरामीटर स्पेस है दैट शुड कंटेन एन ओपन इंटरवल इन आर, मतलब ये कोई ओपन इंटरवल कंटेन करता हो उस आर के सबसेट का, है ना, मतलब कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल होगा जो इसका सबसेट होगा। कहने का मतलब ये है कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल होगा जो इसका सबसेट होगा। तब हम बोलेंगे देन ये जो t है ना, t का मतलब x1 x2 xn, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, कंप्लीट भी और सफिशिएंट भी दोनों। सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर दैट फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और से फॉर थीटा और द और फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा। किसी को डाउट है तो बता सकते हो, देखो। सो ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों हो जाएगा। सर टी समेशन xi समेशन t ऑफ x ऐसे नहीं लिखते क्या? नहीं, वो तुम जो देख रहे हो वो पीडीएफ में लिखते हैं, मैं वो दोनों करके दिखाता हूँ। रिमार्क में लिख देता हूँ जो तुम कह रहे हो। अच्छा हाँ, आपने जॉइंट लिखा है ना? हाँ, अगर मैं सिंगल पीडीएफ लिखता हूँ fx थीटा तो उसको ऐसा करेंगे, तो उसको आप अगर ऐसा लिखते हो a थीटा, तो ये तो सिंगल बी, यहाँ तो अंडरस्कोर लगाया क्योंकि वेक्टर है वो, इसीलिए यहाँ सिंगल x आएगा। अब प्लस यहाँ पे मान लो आ जाएगा तुम्हारे पास a थीटा बी एक्स, लेट से वही सेम लिख देता हूँ g थीटा इंटू टी एक्स। तो अगर ऐसा लिख दोगे सिर्फ जो पीडीएफ है उस पॉपुलेशन का, तो उस केस में ये जो t हो जाएगा, यहाँ पे t के जगह कुछ नया फंक्शन ले लो, लेट से h लिख देता हूँ, तो h x ऐसा आ गया। तो ये जो t होगा ये समेशन h x I फ्रॉम 1 to n, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट होगा। ये वाला पढ़ो। दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट फॉर थीटा व्हेन, फिर से वही कंडीशन है कि पैरामीटर स्पेस कंटेन्स एन ओपन इंटरवल इन आर। ठीक है, मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी मैंने थ्योरी लिखे हैं इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आसान एग्जांपल क्या हमने भी देखा है जैसे सर वो स्लाइड जी जी मार्क वाले कलर। हाँ, रिमार्क में एग्जांपल्स में आता हूँ। देखो ऊपर क्या लिखा है, जॉइंट पीडीएफ है, और रिमार्क में पॉपुलेशन का जस्ट पीडीएफ है, सिंगल पीडीएफ है, जॉइंट नहीं। तुम ध्यान से देखो, वो सिंगल है। सर वो बेसिकली ऐसे है ना कि जैसे एक्सपोनेंशियल थीटा में थीटा इनटू माइनस थीटा एक्स, तो बेसिकली सफिशिएंट डायरेक्टली यूज किया जाएगा। सो सर हाँ बोलो बोलो। टी क्या सिग्मा xi होगा, मतलब एक चीज से जगह डी और टी हाँ सिग्मा एक्स आई हो सकता है ना। हाँ हाँ हो तो सकता है। देख लिया भाई, किसी को डाउट है एक बार देख लो।
सर जो स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है हाँ वो जरूरी है कि वो सफिशिएंट होगा? कंप्लीट है जरूरी है? नहीं, ऐसा एग्जांपल मुझे लगता है मिल जाएगा, देखना पड़ेगा ऐसा एग्जांपल है कि नहीं है। एग्जांपल तो नहीं मिला है, ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक सफिशिएंट है, जरूरी नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन ऐसा रिजल्ट तो कहीं कोई बोल रहा था कंप्लीट है तो सफिशिएंट भी होगा, लेकिन प्रूफ देखना पड़ेगा। इन दिनों तो मुझे कहीं ऐसा स्टेटमेंट मिला नहीं है मुझे। सर ये लास्ट आपने क्या लिखा है सर, कंप्लीट सफिशिएंट के बाद? कंप्लीट सफिशिएंट फॉर थीटा वेयर, यही लाइन लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, वेयर थीटा कंटेन्स एन ओपन इंटरवल इन आर। मतलब ये बिग स्मॉल थीटा है, सो दिस इज स्मॉल थीटा। अब यहाँ लिखा है वेयर, जो बिग थीटा है पैरामीटर स्पेस कंटेन्स एन ओपन इंटरवल इन आर या ओपन सेट इन आर। सर यहाँ ऐसा लिखा है कि हाँ। मतलब 100% तो कहना सही नहीं है कि अगर मतलब कंप्लीटनेस है तो सफिशिएंसी होगी, बट मिनिमल सफिशिएंट होगा 100%, ऐसा लिखा है। नहीं तो मिनिमल सफिशिएंट ही होता है, क्योंकि मिनिमल सफिशिएंट अगर कोई सफिशिएंट है तो मिनिमल होगा, मिनिमल तो सफिशिएंट ही होगा। आई थिंक ये ओके है। हाँ If there is a minimum sufficient statistic, then any complete sufficient statistics is also minimum sufficient. But where a minimum sufficient statistic does not exist, even if a complete statistic does. ऐसा लिख रहा है ये अच्छा विकिपीडिया पे। तो हाँ, बेसिकली 100% वाला रिलेशन नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते। एक तो इस तरह का थ्योरम एक है, बसूस थ्योरम से रिलेटेड है, वहाँ पे ये होता है जैसे हम लिखते हैं ना कंप्लीट सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एंसिलरी से, तो वैसे ही वहाँ पे भी कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हैं एक्चुअली। अच्छा ठीक है, मैं इसको शेयर करके बताता हूँ, देखना पड़ेगा। तो बट ऐसा है कि एग्जाम्पल बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, मतलब जो जनरल केस में जो कंप्लीट होगा वो सफिशिएंट हो ही जाता है, जो यूजुअल एग्जाम्पल ट्रिवियल एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं उसमें। अच्छा ठीक है, इसको मैं फाइनल एक बार है ना कुछ जगह चेक करके बताता हूँ फाइनल, क्योंकि ऐसा तो अभी एग्जांपल देख रहे थे। मान लो एग्जांपल जैसे लिया मैंने, लेट x1 x2 xn दे आर अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बाइनोमियल 1 कॉमा लेट से p है तुम्हारे पास, तो इसका pmf क्या है? सो जो pmf है वो p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x। अगर मैं देखो अभी मैं सिर्फ पीडीएफ को कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फैमिली के फॉर्म में, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग p की पावर x इंटू 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x, लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा दिस, इसको ब्रेक करो जरा, लॉग लगाओ, तो x log p प्लस 1 माइनस x log 1 माइनस p। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ, पहले x वाले को एक साथ ले आओ, तो एक साथ ले आओगे तो x टाइम log p अपॉन 1 माइनस p आ जाएगा, नहीं प्लस में log 1 माइनस p। अब तुम ध्यान से देखो, जो यहाँ मैं लिख रहा था तो हमें उन टर्म्स में इंटरेस्ट है, यहाँ जो लिख रहा था कि जहाँ पे थीटा और x का फंक्शन प्रोडक्ट में हो, यहाँ थीटा अकेला है फंक्शन, x नहीं है, तो a थीटा इज फ्री ऑफ x, bx इज फ्री ऑफ थीटा, और यहाँ पे g थीटा और x का प्रोडक्ट होगा, मतलब फंक्शन ऑफ xi और फंक्शन ऑफ थीटा होगा, तो उस केस में t तुम्हारा hxi हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो होगा देख लो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, तो इसको तुम लिखोगे जो मैं लिख रहा था एक्सपोनेंशियल hx इंटू जी थीटा या p बोल दो gp प्लस सम है ना a थीटा bx, तो bx तो जीरो ही है, ऐसा कोई है नहीं, थीटा की जगह p यहाँ पे पैरामीटर है, सो थीटा की जगह पैरामीटर p है। ठीक है ना? सो यहाँ से देख लो hx क्या मिल गया तुम्हें, तुम्हारा hx जो है वो x है, तो t जो होगा समेशन xi, तो ये हो गया खुद समेशन xi। दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। अब इसका पैरामीटर स्पेस क्या है अगर मैं बात करूं, तो
तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p 0 से 1 में होती है ना, तो अगर आप पैरामीटर स्पेस जो थीटा लिखता हूँ, ये यहाँ पे इंटरवल हो गया 0 to 1, तुम क्लोज में लिख लो, तो ये तो कोई ना कोई ओपन इंटरवल इसका सबसेट हो ही जाएगा ना। तो कोई मान लो हाफ टू 1/4, 1/4 टू हाफ का ओपन इंटरवल ले लो, तो कंटेन तो कर ही रहा है, तो दिस मस्ट कंटेन एन ओपन इंटरवल एक्चुअली, इसका कोई ना कोई ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए, तो है ही। तो इसीलिए कंप्लीट और सफिशिएंट दोनों है, कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर दोनों होगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेम अगर दूसरा एग्जांपल देखो तुम, अब जो यूनिफॉर्म 0 थीटा है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे आएगा। अच्छा ये तो मैंने सिर्फ पीएमएफ से लिख दिया, ज्वाइंट लिखता तो डायरेक्टली आया था। इसी को दूसरे तरीके से देखो, इसी को दूसरे तरीके से अगर मैं ज्वाइंट लिखूं, जो ज्वाइंट लिख रहा था कि x1 = x1, x2 = x2 एंड xn = xn, तो ये सिंपली ऐसा होता है क्योंकि आईआईडी है ना, सो प्रोबेबिलिटी x = xi i from 1 to n, क्योंकि रैंडम वेरिएबल तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तुम्हारे पास आ गया प्रोडक्ट p की पावर xi 1 - p की पावर 1 - xi i from 1 to n, तो ये आपके पास आ जाएगा p की पावर समेसन xi 1 - p की पावर n - समेसन xi, ठीक है। देखो एक बार क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट है इसीलिए ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो फाइनली आ गया p/1 - p, इस पूरे की पावर आ जाएगी समेसन xi और 1 - p की पावर n, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप उसको फॉर्म में लिखो एक्सपोनेंशियल ऑफ, तो फिर लॉग लगाओगे, इसको ऐसा लिखोगे तो लॉग ऑफ सेम थिंग, यही चीज बनेगा वही p/1 - p की पावर समेसन xi इंटू 1 - p की पावर n, ये है। इसको ठीक से लिखोगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये आ गया समेसन xi log p/1 - p प्लस n log 1 - p। सो फिर से तुम्हें उन टर्म में इंटरेस्ट है जहाँ पे p और xi वाले साथ हैं, तो यहाँ पे तुम लिखोगे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सो यहाँ पे एक्चुअली दिस इज द, मैं लिख देता हूँ, सो ये हो गया तुम्हारा t x1 x2 xn इनटू कोई भी फंक्शन जो लिख रहा था, मान लो g ऑफ p हो गया पैरामीटर, फिर आ गया ऐसे ही a p b x1 x2 xn। तो यहाँ पे आपको देखना जो t एक्चुअली आ रहा है वो कंप्लीट सफिशिएंट है, तो t क्या है, समेसन xi, तो ये दूसरे तरीके से लिखोगे तो वही आएगा, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, देखो नॉर्मल में क्या होगा, जब चेक करो नॉर्मल में अगर फाइंड करो तुम तो क्या होगा, तो एक क्वेश्चन ये है, तो लिखा ही था ना, ये मान लो आईआईडी है या पॉइसन है, मान लो पॉइसन थीटा है, तो इसका तुम अगर ज्वाइंट लिखोगे तो कोई कॉन्टिन्यूअस लेके देख लो, है ना, तो उससे निकाल सकते हो कंप्लीट सफिशिएंट। तो ज्वाइंट अगर लिखोगे आप x1 = x1, तो आईआईडी है तो ये सिंपली प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसको तुम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो e की पावर -n थीटा, थीटा की पावर समेसन xi, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो लॉग ले लोगे, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, तो ये आ जाएगा सिंपली -n थीटा प्लस समेसन xi लॉग थीटा, चेक कर लो, और फिर माइनस ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, तो लॉग, तो ये समेशन लिख देता हूं, लॉग xi
मैंने क्या किया समझ आया ना आप लोगों को, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, तो लॉग लगा दिए इस पे। तो यहाँ से फिर से तुम उस फॉर्म में देखोगे तो ये टर्म हमारे लिए काम का है, तो ये समेशन एक्साई, सो टी बराबर समेशन एक्साई, जहाँ पे एक्साइज और थीटा वाले प्रोडक्ट में है वो हमारा कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा एक्चुअली। तो टी जो है समेशन एक्साई, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है। तो ऐसे बाकी में भी निकाल लोगे कंप्लीट सफिशिएंट तो। Yes, sir. Yes, sir. समझते हैं। ठीक है, तुम्हारे लेवल पे जो है ना, यू कैन से कि जो भी कंप्लीट एस्टिमेटर मिलेगा वो सफिशिएंट होगा। यहाँ भी कुछ, लेकिन ऐसा कोई एग्जैक्ट एग्जांपल मुझे मिला नहीं है जो बोल सको कि है ना वो कंप्लीट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो जो कंप्लीट एस्टिमेटर है, जो अभी तक जो लाइक वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो उसके लिए जो भी कंप्लीट एस्टिमेटर मिलेगा वो सफिशिएंट भी है, जो वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके लिए। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं, ट्राई करो जरा, फिर समझ आया नहीं है तुम लोगों को। सो ये 2 डायमेंशन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब लेट x1 x2 xn दे आर अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहां दोनों अननोन है, वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर बोथ अननोन, ठीक है। तो यहाँ 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि 2 पैरामीटर है, तो मैंने देख के लिखा है, वही जनरलाइज हो जाएगा जिसका पैरामीटर है उसके हिसाब से। तो वैसे भी तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। म्यू के रेस्पेक्ट में पैरामीटर स्पेस क्या है ना, जो पैरामीटर स्पेस इसको बोलते हैं, इसका क्या हो, म्यू का जो आएगा एनी रियल नंबर, और इसका है 0 से इंफिनिटी, तो ये पैरामीटर स्पेस होगा, इसको बोलेंगे ये पैरामीटर स्पेस है। मतलब म्यू की पॉसिबल वैल्यूज क्या है और सिग्मा की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। सो ये वाला पैरामीटर स्पेस इस केस में होगा। जो बिग थीटा लिखता हूँ ना, वो ये हो गया r cos 0 to infinity। तो इस तरह से ये पैरामीटर स्पेस, ऑब्वियसली एक ओपन इंटरवल तो कंटेन करेगा 2 डायमेंशन का r स्क्वायर का सबसेट, क्योंकि r का भी एक सबसेट मिल जाएगा और 0 to infinity का भी एक सबसेट मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस ये है तुम्हारे पास कि सो दिस इज पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली होने को पता है कंडीशन क्या होना चाहिए, तो उस तरह से लिख सकते हैं। फिर b है x बार इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट फॉर म्यू। ऑप्शन बी है एस स्क्वायर इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट फॉर सिग्मा स्क्वायर, ए बी सी डी। x bar comma s square is complete and sufficient for क्या, म्यू सिग्मा या म्यू सिग्मा स्क्वायर, क्या सही होगा? सर ए और डी। ठीक है ना। तो ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अननोन है, तो अकेला ही आपने देखा था, अकेला सफिशिएंट नहीं, लास्ट टाइम में देखा था कि अकेला सफिशिएंट नहीं है म्यू के लिए अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन है, तो ये अकेला सफिशिएंट नहीं है अगर म्यू अननोन है, तो ठीक है ना। तो ये गलत रहेगा, और ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। अच्छा, यूनिफॉर्म 0 थीटा एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है क्या? जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली। मान लो क्वेश्चन है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आर पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली। जैसे मान लो ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म 0 थीटा हो गया, ऑप्शन बी है जैसे बाइनोमियल एनपी, है ना,
नेक्स्ट है पॉइजन लैम्डा, और नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा मान लो कोई भी ना, जैसे नॉर्मली लिख दिया, अभी के लिए निकाल दो ना नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर। सर वो लाइन जो हमें लिखा था, पैरामीटर कंटेन्स एन ओपन इंटरवल इन आर, हाँ, इसका क्या मतलब और बता दें। इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली, देखो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि वो एक्चुअली कोई काउंटेबल सेट नहीं होने चाहिए, वो अनकाउंटेबल सेट, पैरामीटर स्पेस हमेशा अनकाउंटेबल होने चाहिए, कहने का ये मतलब है वहाँ पे। ये जो पैरामीटर स्पेस होगा वो अनकाउंटेबल में नहीं, इंटरवल होना चाहिए, मतलब वो इंटरवल को कंटेन करना चाहिए। मतलब जैसे मान लो तुम पॉइजन लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, पॉइजन मान लो पॉइजन लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ तुम्हारा पैरामीटर स्पेस पॉइजन में है 0 से इन्फिनिटी, तो क्या कोई ऐसा एक इंटरवल होगा ओपन इंटरवल जो इसका सबसेट होगा, है ना? है ना, कोई ना कोई इंटरवल तो मिल ही जाएगा जो इसका सबसेट होगा। तो कहने का मतलब ये पैरामीटर स्पेस मस्ट कंटेन एन ओपन इंटरवल इन आर। अगर सिंगल पैरामीटर इन आर स्क्वायर, 2 पैरामीटर है तो मतलब सिंगल पैरामीटर में इन आर, 2 पैरामीटर है अगर तो इन आर स्क्वायर, मतलब इस तरह से। मतलब ये नहीं होगा। हाँ, जब तुम्हें कई बार क्वेश्चन में भी आगे लिखता है एग्जाम में, तुम देखोगे जैसे वहां दे देगा नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा स्क्वायर है, जहाँ थीटा की वैल्यू मान लो 0 और 1 है, बस इतना ही लिख दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। पूछेगा दिस इज कंप्लीट और नॉट, ये PYQ है, IAS उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज कंप्लीट और नॉट, जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि ये फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। मतलब एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्या x कंप्लीट है? इसमें ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे पैरामीटर्स पे तो सिंगलटन सेट हो गया, मतलब फाइनाइट सेट हो गया, तो इसमें कोई ओपन इंटरवल कंटेन करेगा नहीं। यहाँ तो पैरामीटर स्पेस जो है यहाँ पे वो तो ये हो गया 0,1, so this does not contain any open interval in R, so that's why this cannot be a complete family. या this random variable अगर x बोल दूँ इसको मैं, this cannot be a complete, मतलब अगर तुम्हें मिल भी गया sufficient but वो complete नहीं होगा एक्चुअली। सर वो ओपन इंटरवल रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। हाँ, मतलब वो R में ही मतलब बात कर रहे हैं कि वो पैरामीटर भी हम लोग रियल नंबर में बात कर रहे हैं ना, जो भी हम पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी पढ़े हैं अभी तक, तो वो सबका पैरामीटर तो रियल नंबर ही कंसीडर कर रहे हैं। तो वो सपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ, सपोर्ट का फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ सपोर्ट का फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ प्रॉब्लम है जहाँ पे जैसे है ना, सपोर्ट का क्या ही फर्क पड़ेगा, जो भी पैरामीटर तुम्हें पता है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर क्या होगा। जैसे यहाँ पे थीटा ये यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो मुझे पता है थीटा 0 से इन्फिनिटी है, तो वो तो देखना है कि थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर स्पेस, तो कोई सपोर्ट का फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जैसे यहीं पे है, तो ये एक्चुअली ये सब मेंबर है, आई थिंक ये मेंबर नहीं होगा, इसको चेक करके देख लो। तो इसका अगर मैं जॉइंट लिखूं f of x1 x2 xn, तो क्या हो जाएगा 1/थीटा की पावर n, है ना, और each xi is less than थीटा, तो ये ठीक से लिखूं तो मैं थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक ना। तो क्या इसको एक्सपोनेंशियल फैमिली में आप लिख पाएंगे? आप चेक करो, क्या इसको आप ऐसे लिख पाओगे एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग? नहीं, क्योंकि इसमें कोई एक्साइज वाली टर्म नहीं है। हाँ, जैसे इसको वैसा साथ में लिख सकते हो कांस्टेंट टाइप आएगा 1/थीटा की पावर n i थीटा मोर देन इक्वल टू xn। प्रोडक्ट नहीं बनाएगा वहां पे। एक्सपोनेंशियल फैमिली में क्या जरूरी है कि फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ थीटा, है दोनों अलग अलग, मतलब प्रोडक्ट में आएगा। फंक्शन दो अलग अलग है लेकिन प्रोडक्ट में है वो, तो यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ दोनों साथ में ही है, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तुम अगर इसको लिख भी दोगे एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ले भी लिए, सो n log 1/थीटा प्लस n प्लस लॉग ये आ गया in, है ना, इस तरह से थीटा मोर देन इक्वल टू xn। तो यहाँ वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा एक्चुअली, यहाँ साथ में वहाँ से फंक्शन ऑफ थीटा इनटू फंक्शन ऑफ एक्साइज, सो दैट फंक्शन ऑफ एक्साइज आर कंप्लीट
सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो यहाँ पे ये मेथड काम नहीं करेगा एक्चुअली। तो इसके लिए आपको पता ही है कि हमने कहा कि जब यूनिफॉर्म 0 थीटा है तो आपको याद रखना है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, इस तरीके से। ठीक है ना। तो अभी हमने आज डेफिनेशन डिस्कस किया है, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। अभी तुम क्वेश्चंस करोगे, पीवाई करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एस्टिमेशन का मैंने भेजा हुआ है, तुम अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, सफिशिएंट, कंप्लीट, यूएमवीवी मैं अगले क्लास में कराऊंगा। तो this sufficient statistics, okay. पता नहीं सर कंप्लीट कहाँ डिस्कस किया है। सो ऑर्डर अलग अलग हर बुक का है तो इसलिए दिक्कत है। चलो तो आज मैं तो जल्दी खत्म करना है, तो आज मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन अभी डिस्कस किया। एटलीस्ट तुम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप असाइनमेंट से या किसी भी बुक से या पीवाईक्यू के असाइनमेंट से, अनबायस्ड पे, सफिशिएंट पे, है ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम इसी का है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स, कंसिस्टेंट। रिलेटिव एफिशिएंसी का ये बता देता हूँ मैं डेफिनेशन। रिलेटिव एफिशिएंसी का क्या डेफिनेशन है बताओ, ये डेफिनेशन बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। सो रिलेटिव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर्स। अब इसमें भी ना अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से लिखता है, मतलब तुम डिफरेंट बुक्स देखोगे, कुछ में कोई बताओ क्या डेफिनेशन है। दो रेशो का मतलब कुछ लेते हैं, फिर उस हाँ, हिसाब से कोई ऊपर नीचे लेता है। सो उसमें क्या है, कुछ मानता है अनबायस्ड होना चाहिए, कुछ मानता है अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, इस तरीके से है। बताओ भाई तुम लोग क्या जानते हो, रिलेटिव एफिशिएंसी का क्या मतलब है? जिसका उसका वैल्यू मिनिमम होगा किलोमीटर वाले वैल्यू सब डी1 का वैल्यू लेस देन 1 तो वैल्यू सब डी1 तो होगा तो मिनिमम होगा वैल्यू। ठीक है, तो इसमें सिंपल ये है कि जिसका वेरिएंस कम है वो ज्यादा एफिशिएंट है, सिंपल। सो दो एस्टिमेटर तुम्हारे पास है, मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 xn be a random sample from population containing theta, है ना, containing a known parameter theta। ठीक है, तो अब क्या बोलेगा, let t1 and t2 are two estimator, है ना, of theta। ठीक है, अब कई जगह अनबायस्ड भी वर्ड यूज करता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, दो एस्टिमेटर है। सो देन जो यहाँ पे होगा T1 जो है मोर एफिशिएंट देन T2 इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, variance of T1 is less than variance of T2। हाँ, जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो सिंपल, वेरिएंस ऑफ T1 इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस सर T1 एंड T2 कोई भी एस्टिमेटर हो सकता है। हाँ, यहाँ कोई भी कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। हालांकि डेफिनेशन में ये लोग अनबायस्ड लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में कोई भी लिख देता है। तो सपोज T1 अनबायस्ड हुआ और T2 कंप्लीट सफिशिएंट ऐसा कुछ हुआ तो भी ऐसा ही होगा। हाँ, डायरेक्टली यूज करो। सो T1 इज मोर एफिशिएंट देन T2 इफ एंड ओनली इफ वेरिएंस ऑफ T1 जो होगा इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। ठीक है, जिसका कम वेरिएंस है वो ज्यादा एफिशिएंट है। अब इसके बीच रिलेटिव एफिशिएंसी भी डिफाइन की जाती है। सो ये तो हो गया मोर एफिशिएंट। रिलेटिव एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, सो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 एंड T2। तो इसका नोटेशन अगर लिख दूं मैं, क्या लिखूं, R, मान लो भी R लिख देता हूं मैं, या रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 एंड T2। क्या लिखते हो डेफिनेशन,
क्या होता है इसका डेफिनेशन देखा तुमने, बाद वाले का पहले लिखते हैं वो लोग, जो डेफिनेशन डिफाइन किया है वो ऐसा लिखता है, ध्यान देना। तो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 एंड T2 को वेरिएंस ऑफ T2 अपॉन वेरिएंस ऑफ T1 लिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ से थ्योरम क्या कंक्लूज होता है कि T1 इज मोर इफिशिएंट देन T2, तो क्या होगा यहाँ पे, इफ एंड ओनली रिलेटिव एफिशिएंसी बिटवीन T1 T2 को क्या बोल सकते हो, मोर देन 1 लेस देन 1, more than more. ठीक है ना। तो ये मोर देन 1 होगा। एग्जाम्पल का तुम चेक कर सकते हो, कोई एक क्वेश्चन चाहो तो लिख लो, जैसे एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन तुम्हारे पास है जैसे let x1 x2 x3 they are IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से लिया हमने, ठीक है। सो सिग्मा स्क्वायर को फिक्स कर दो, मान लो म्यू 1 हो गया। एक T1 है तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, T2 है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 अपॉन 6। सो बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफिशिएंट है। तो मैं ऑप्शन बना देता हूँ उसका। ए है T1 इज अनबायस्ड फॉर म्यू, ऑप्शन बी T2 इज अनबायस्ड फॉर म्यू, ऑप्शन सी रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 T2 मोर देन 1, ऑप्शन डी रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 T2 is less than 1। बताओ। तो T1 अनबायस्ड है, ये कह रहे हो? नहीं, मैं वैसे बोल रहा था एफिशिएंसी के लिए। तो T2 अनबायस्ड है। अच्छा यहाँ एक मिनट मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ, मेरा इंटेंशन यहाँ पे 3 रखने का था, अब करो वो। अच्छा क्वेश्चन ही बदल गया। हाँ वो एक्चुअली मैं गलती से 2 लिख दिया। मतलब x बार ही है एक्चुअली T1 जो है। सर ABC पहले 3 सही हो गए। ठीक है ना। तो T1 मोर इफिशिएंट है, तो इसकी ये आ गया, तो ये गलत हो गया। दोनों अनबायस्ड है इसका मतलब, है ना। सो मतलब दोनों अनबायस्ड है, इजी है ना फाइंड करना, एक्सपेक्टेशन लगा लो दोनों में, अनबायस्ड इजी हो जाएगा। फिर वेरिएंस निकाल लोगे ना, मैं निकाल के दिखाऊं किसी को डाउट है तो। सो ये IID है, तो सिंपली E ऑफ T1 निकालो, तुम्हारा म्यू ही आ जाएगा। E ऑफ T2 निकालो, म्यू ही आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ T1 निकालोगे सिग्मा स्क्वायर जो कि 1 है, तो 1/n 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ T2 निकाल लो। सो वेरिएंस ऑफ T2 जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ से 1/36 बाहर, फिर सिग्मा 1 स्क्वायर द 1 हो जाएगा, ये दिस इज +4 + 9, यही ना। चेक कर लो, ठीक है जी। तो चेक करो 14/36 वो 1/3, तो 1/3 को लिख सकते हैं हम लोग 12/36, है ना। तो किसका ज़्यादा है, T2 का वेरिएंस ज़्यादा है। एक मिनट चेक करो, हाँ वेरिएंस ज़्यादा है T2 का, तो वेरिएंस ऑफ T1 कम है, तो T1 कम है तो मतलब T1 ज़्यादा इफिशिएंट है ना। सो वेरिएंस ऑफ T1 जो है कम है वेरिएंस ऑफ T2 से, इसका मतलब T1 ज़्यादा इफिशिएंट है। और रिलेटिव एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 T2, द डेफिनेशन याद रखना। सो है ना, वेरिएंस ऑफ T2 अपॉन वेरिएंस ऑफ T1, क्योंकि T1 के रेस्पेक्ट में ना। सो यहाँ पे ये तुम्हारा रेशियो ले लो, तो रेशियो लोगे तुम्हारा आएगा 14/3,
12 जो कि मोर देन 1 आएगा। ठीक है, तो इजी है। बाकी इस पे और क्वेश्चंस देखें, अभी टर्म्स डिफाइन कर दिए, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, सफिशिएंट, रिलेटिव एफिशिएंट, रिलेटिव एफिशिएंसी हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, इसके डेफिनेशंस हो गए। क्वेश्चंस भी इस पे ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, याद कोई थ्योरम जो हम यूज कर रहे हैं उसी थ्योरम पे बेस्ड होगा। ठीक है, चलो तो इसको नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। अभी टेस्ट, 2 टेस्ट, अभी एक टेस्ट आज अपलोड हुआ है, उसको टेस्ट दो, 6 टेस्ट पोर्टल पे ऑलरेडी है, तो उसको कंप्लीट करो। और जो गूगल फॉर्म वाले दोबारा तुम्हें नहीं मिलेंगे, वापस जाकर चैट में देख सकते हो, वैसे नहीं दिया है तो वो बाद में मिलेगा दोबारा सब। तो पोर्टल में भी 100 टेस्ट अपलोड हो जाएंगे एंड तक, तो अभी धीरे धीरे कंप्लीट करते रहो, बाद में डिस्कशन 1 बाय 1, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस महीने, फिर एक एक करके डिस्कशन होगा। तो ठीक है, चलो तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है, सर एक चीज बता दीजिए सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैथ्स और वो स्टैट्स दोनों का फॉर्म भर ले क्या? भर लो, कोई दिक्कत नहीं है।